गुड मॉर्निंग। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर चर्चा करी थी, जिसमें से कई कारण जैसे कि अमेरिका की बौद्धिक चेतना, बेंजामिन फ्रैंकलिन का योगदान और उपनिवेशवासियों का देश के प्रति स्वातंत्र्य प्रेम, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट कारणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये अमेरिका का राजनीतिक मैप है। ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप है। इसमें आपको 2-3 कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं। ऊपर ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये है कनाडा, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और नीचे मैक्सिको। ठीक है, तो अमेरिका की जो सीमा है, ये जो ग्रीन कलर वाला, ये कनाडा से लग रही है। ये कनाडा जो था, ये फ्रांस का उपनिवेश था और अमेरिका इंग्लैंड का। और अगर यूरोप का इतिहास हम देखें तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों उपनिवेशों की दौड़ में काफ़ी आगे थे। दोनों उपनिवेशों के लिए लड़ते रहते थे। भारत में भी आपने इंग्लैंड और फ्रांस के युद्ध देखे हैं। तो इन दोनों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। 7 वर्षीय युद्ध या सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध इन दोनों के मध्य हुआ था और जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई और फ्रांस पर, इस पे कनाडा पर भी किसका अधिकार हो गया? इंग्लैंड का। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में जो ये अमेरिका वासी थे, इनको यहाँ से फ्रांस के अटैक का खतरा ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी इंग्लैंड का ही अधिकार हो गया। दोनों तरफ से अब इंग्लैंड का ही अधिकार है। पहले इन्हें फ्रांसीसियों से खतरा था कि अगर हमने इंग्लैंड वालों को भगा दिया तो फ्रांस हमारे पर अटैक कर देगा। अब ये खतरा इनका समाप्त हो गया सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में। तो आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर अधिकार कर लिया और अमेरिका में उत्तर से जो फ्रांसीसी खतरा था वो समाप्त हो गया। देखिए, उपनिवेशों के लिए जो भी संघर्ष हुआ, उसकी जो अंतिम कड़ी थी वो सप्तवर्षीय युद्ध था। ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के मध्य यूरोपीय देशों के अतिरिक्त इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत में लड़ा गया था। देखिए, जब भी इनके मध्य युद्ध होता था तो जहाँ जहाँ पर इनके उपनिवेश थे वहाँ पर भी ये कंपनियाँ लड़ने लगती थी। तो यूरोप की भूमि पर भी हो रहा है, अमेरिकी भूमि पर भी हो रहा है और भारत में भी फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। इस युद्ध के व्यापक प्रभाव पड़े। इस युद्ध के दौरान जो अमेरिकियों ने अंग्रेजी सेना को विशेष सहायता नहीं दी और कई बार तो उन्होंने अंग्रेजी सेना के लिए रसद इत्यादि को लूटकर उसे चोरी छुपे फ्रांस की सेना को बेचा। यानी कि किसी न किसी तरह से वो चाहते थे कि वो इंग्लैंड को यहाँ से भगा दें, इंग्लैंड को यहाँ से बाहर कर दें। इसके अतिरिक्त वे फ्रांस से व्यापार भी करते रहे। युद्ध काल में उपनिवेशियों को बहुत लाभ हुए, उनके उद्योग धंधों का विकास हुआ, क्योंकि उन्हें एक अवसर मिला अपने उद्योग धंधों को बढ़ाने का, अपने माल को बेचने का। और किसान जो थे उनको अधिक मूल्य पर पैदावार बेचने का मौका मिल गया, अधिक मजदूरी पाने का मौका मिल गया। किंतु जैसे ही युद्ध का अंत हुआ तो ये लोग युद्धकालीन लाभों से वंचित हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने मातृ देश में स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकते। फिर सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड ने कनाडा पर कब्जा कर लिया और अमेरिका में जो उत्तर से फ्रांसीसी खतरा था वो ख़त्म हो गया। इस प्रकार जो एकमात्र अंकुश अमेरिकियों पर था वह भी हट गया। अमेरिकी उपनिवेशवासियों को कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था और उनसे अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। अब जिन फ्रांसीसियों से उन्हें भय था, यही फ्रांस अमेरिका का मित्र बन गया और इन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका की मदद करना शुरू कर दी। तो सप्तवर्षीय युद्ध का बहुत फ़ायदा मिला अमेरिका को।
इसके अतिरिक्त उपनिवेशों का जो आर्थिक शोषण हुआ उससे भी उपनिवेशवासियों के मध्य स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना जागृत हुई। इंग्लैंड जो था वह उपनिवेशों का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना चाहता था, परंतु उपनिवेशी अब उस बात को सहन करने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि हम स्वयं अपने व्यवसायों तथा उद्योगों का प्रसार करें। दूसरी तरफ इंग्लैंड की सरकार यह चाहती थी कि उपनिवेश उनके धन एवं सत्ता की वृद्धि में सहयोग देते रहें। तो दोनों के मध्य संघर्ष था, दोनों के मध्य मतभेद थे, और इस बीच जो कानून इनके ऊपर लादे गए, इन कानूनों ने उनकी स्वतंत्रता की भावना को और उग्र कर दिया। जैसे ये कानून थे नौ संचालन कानून, ये 1651 में आया था। इसमें उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता था। इसका मतलब ये था कि उपनिवेश अपने जहाज़ों से व्यापार नहीं कर सकता, वह व्यापार पर पूरी तरह से इंग्लैंड पर निर्भर हो गया। इंग्लैंड के ही जहाज़ यूज़ होंगे और इंग्लैंड से ही व्यापार होगा। इस नियम से इंग्लैंड के जो पोत निर्माण उद्योग था उसका ही विकास हुआ। नौ संचालन कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि सभी प्रकार के कच्चे माल को जिसकी इंग्लैंड को आवश्यकता होती थी बिना इंग्लैंड के बंदरगाहों पर लाए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से एक आया था व्यापारिक अधिनियम। इस नियम के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाना था, यानी कि वो अमेरिकी उपनिवेशों में रही हैं लेकिन उसका निर्यात सिर्फ इंग्लैंड को ही किया जा सकता था, जैसे कि चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, नौसेना का सामान इत्यादि। इन नियमों से भी काफ़ी असंतोष फैला क्योंकि डच और फ्रांसीसी उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को तैयार थे। यानी कि चावल अगर फ्रांसीसियों को निर्यात किए जाएं या डच को निर्यात किए जाएं तो उन्हें फ़ायदा अधिक होगा, परंतु फिर भी उपनिवेशवासी ने उन्हें नहीं बेच सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन पर व्यापारिक अधिनियम ला दिया था। तो इससे भी उनके अंदर असंतोष था। ऐसे ही एक अधिनियम आया था औद्योगिक अधिनियम। इनके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे कि 1689 ईस्वी में पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक अधिनियम द्वारा अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को बंद कर दिया। ऐसे ही 1732 में तैयार और अर्ध तैयार दोनों प्रकार के टोपों के निर्यात की मनाही कर दी गई। तो इससे उनमें काफ़ी असंतोष, तो इनसे उसमें काफ़ी असंतोष की भावनाएं जागने लगी, काफ़ी असंतोष उनमें फैलने लगा। तो पहले तो क्या होता था, जो भी कानून अमेरिकी लोगों के लिए लाए गए थे वो हानिकारक तो थे, लेकिन इसका जोरदार विरोध नहीं हुआ था क्योंकि इनका पालन कभी सख्ती से नहीं हुआ। ठीक है, जो व्यवहार में चल रहा था उसको चलने दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब जॉर्ज तृतीय शासक बने इंग्लैंड की, तो इन्होंने इन नियमों का सख्ती से पालन करवाया। तो नेचुरल था, उपनिवेशवासी इसको सहन नहीं कर पाए, उपनिवेशवासियों द्वारा इसका विरोध किया जाना स्वाभाविक ही था।